ये इसके ऊपर चार्ज 3 का मतलब क्या है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, लेकिन उसका चार्ज किसके बराबर होगा? 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। आप चाहो तो इसको 3e लिख सकते हो। केमिस्ट्री में e का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसमें क्या है, एक से ज्यादा आइटम है तो कोई नहीं, सबके जोड़ दो। बताओ कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 7, 6, और एक ऑक्सीजन में कितना होता है? 8। 16 और 6 22 प्रोटॉन। क्या है? न्यूट्रल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 22। न्यूट्रॉन बताओ, एक कार्बन में कितने न्यूट्रॉन? 12 - 6 6। एक ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन? 8 O 16 8। तो न्यूट्रॉन भी कितने हो गए? 22। चार्ज कितना हो गया? 0। हाँ भाई, 5 Na एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। चलो बहुत ही बढ़िया, तो ये गलत है। हाँ भाई चले, तो देखिए लास्ट क्लास अपने चैप्टर मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने बेसिक मोल्स के बारे में बात की थी। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग एक तो वही कैलकुलेशन ऑफ मोल्स सीखेंगे, और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन सब कुछ आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फॉर गैसेस एट STP। तो 3 मेजर टॉपिक्स अपन आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास, 2 ये क्वेश्चन दिए थे कि द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन नॉन एलिमेंट कितना है? 4 × 10⁻23 ग्राम है, और आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने इन 12 kg ऑफ इट। तो देखो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब क्या है कि आपको एटम्स क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। और बताओ, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं? सब्सटेंस के गिवन मास को हम उसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं। बोलो, बात समझ में आती है? तो यहां आप देखो, सब्सटेंस का मास कितना दिया आपको? 12 kg। तो 12 kg को आप 12 × 1000 ग्राम लिखोगे, डिवाइड बाय मोलर मास कैसे लाए? तो यहां मुझे इसके एक एटम का मास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो अगर एक एटम का मास इतना है, तो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे? तो जो एक एटम का मास है 4 × 10⁻23 ग्राम, उसको आप Na यानी 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना मिल जाएगा? 24। सही। तो इसका जो मोलर मास है वो कितना हो गया? 24 ग्राम। दिस डिवाइडेड बाय 24, आपके आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 500 मोल्स, या फिर आप इसे 500 ग्राम एटम्स लिख सकते हैं। बताओ किस किस का आंसर आया? नहीं? तो बेसिक फंडामेंटल यही है। अब देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जिसको ये लैंग्वेज आती है वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। कल सीखने के बाद भी आप इसे सही नहीं कर पाए, उसका कारण यही है कि आपने टर्म्स को समझने के ऊपर फोकस करो, थोड़ा टाइम दो क्वेश्चन को, क्या दिया है, क्या पूछा है, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। ये देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल वे 1 kg। मतलब बेसिकली क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है, उसको उल्टा पढ़ो कि 1 किलो में इलेक्ट्रॉन्स के कितने मोल्स होंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स का क्या दे दिया है? मास, कि मेरे पास 1 किलो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मुझसे पूछे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स। तो बताओ मोल्स कैसे निकालेंगे? मास ग्राम में डिवाइड बाय किसका मोलर मास लिखेंगे? यहाँ पे मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे निकालें? अरे बड़ा आसान है। दुनिया की किसी भी चीज का अगर मुझे मोलर मास निकालना है, तो उसके 1 यूनिट का मास किस में लिखना होगा? ग्राम में, और उसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? Na से। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 9.1 × 10⁻31 kg था, इसको बदलो ग्राम में, और इंटू क्या बनेगा? 6 × 10⁻23। तो आप देखें 23 और 3 26, -31 + 26, ये सब मिलाकर कितना हो जाएगा? 10⁻⁻5। 9 6 54, तो ये बनेगा 100/54.6 × 10⁻5। 1.9 या 1.8 के आसपास कुछ आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट क्लास पढ़ाया था उसी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन
फंडामेंटल डेफिनेशन सीखना और उसको यूज करना दो अलग अलग पार्ट होते हैं। इसलिए जब भी हम थ्योरी पढ़े तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी के एप्लीकेशन से ही आप एक्चुअल थ्योरी सीखते हो। सिर्फ थ्योरेटिकल टर्म्स पता होने से अपना काम कभी भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास मैंने आपको एटॉमिक मास, मोलर मास सब कुछ सिखा दिया था और हम लोगों ने बेसिक नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना सीखा था। आज हम वहीं से आगे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। लिखे व्हाट मास ऑफ एसिटिक एसिड विल बी प्रेजेंट इन 5 moles of it। बताओ एसिटिक एसिड के 5 मोल में इसका कितना मास प्रेजेंट होगा, ये आपको बताना है। 300। सही है, बहुत सिंपल है। देखो ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। आपको इसके क्या दिए हुए हैं, मोल्स, और आपको क्या निकालना है, इसका मास। तो बताओ मोल्स से मास निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सी लाइन है, इनटू मोलर मास। तो मोल्स कितने हैं, 5, इनटू इसका मोलर मास आएगा 60 ग्राम। तो आंसर कितना आ गया, 300 ग्राम्स। समझ में आ रहा है? तो बेसिक सा यूज है फॉर्मूले का। मास से मोल्स निकालना है, डिवाइड बाय मोलर मास कर दो। मोल्स से मास निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कर देंगे। ठीक है जी, चलिए तो यहां के बाद चलते हैं अपने अगले फॉर्मूले के ऊपर जो हम लोग यूज करेंगे। तो देखो मोल्स का जो दूसरा फॉर्मूला है, अगर आपको किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस कुछ भी पता है, तो उससे अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो सिंपल है, उसके जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। अब पार्टिकल्स एक ब्रॉड और कॉमन वर्ड है। पार्टिकल्स के अंदर कौन कौन आ सकते हैं, एटम्स आ सकते हैं, आयंस आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पेन, आदमी, कुछ भी आ सकता है। पार्टिकल बोल दो किसी भी चीज को, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट्स बोल दो, एंटिटीज बोल दो, आपकी इच्छा है। तो अगर आपको किसी चीज के नंबर पता है और आपको उससे उसका मोल निकालना है तो उसको सिंपल है कि आप किससे डिवाइड कर दोगे, एवोगैड्रो नंबर Na से। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं तो कितने मोल हैं, 100 बाय Na। मेरे पास 50 लाख रुपए हैं तो मेरे पास कितने मोल से, 50 लाख बाय Na। सिंपल है, कोई भी नंबर पता है उसको मोल बदलना है, उसको डिवाइड किससे कर दोगे, Na से। अगेन फॉर्मूले को ऐसे याद रखने से बेटर है कि हम फॉर्मूले को कुछ इस तरह से याद रखें कि भाई मैं नंबर ऑफ मोल्स 2 तरीके से निकाल सकता हूं। ठीक है, इधर लिख देंगे मोल्स और इधर क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और फिर से वही कहानी, अगर आप मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाहते हो, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल्स, तो अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल्स निकालना चाहते हो तो आप क्या कर दोगे, डिवाइड बाय Na। और अगर आप मोल्स से क्या निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इनटू क्या कर दोगे, Na। बोलो दिखाई दे रहा है? Yes, sir. फिर इसके अलावा लास्ट क्लास आपने देखा था कि मोल्स और हम किससे भी निकाल सकते हैं, मास से। किससे निकाल सकते हैं, तो बताओ मास से मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय मोलर मास। और मोल्स से मास निकालने के लिए क्या कर देंगे, इनटू मोलर। तो बहुत सिंपल है, गिवन क्वांटिटी से मोल्स निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, और मोल्स से गिवन क्वांटिटी निकालनी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो। ये ब्रोकर है, कौन है, ब्रोकर क्या करता है, इधर से उधर से पार्टी को कनेक्ट करता है। जैसे होता है ना शादी वाला क्या करता है, लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप कनेक्ट करता है, शादी करवाता है, और बीच में अगर प्रोफेशनल है तो कमीशन लेता है, और घर परिवार का है कोई तो मिठाई खा लेता है, पार्टी ले लेता है ना।
तो सेम काम इसका है कि मास से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने तो किससे मिलना पड़ेगा? मोल से। नंबर ऑफ पार्टिकल से मास निकालना है तो किससे मिलना पड़ेगा? मोल से। अभी जो पार्टिकल वर्ड है इसमें आपको थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो कुछ छोटी छोटी बातों पे या मिसकंसेप्शन जिनको हम बोलते हैं उन पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास 5 मोल नाइट्रोजन है, ठीक है। अब बताओ इसमें नाइट्रोजन के कितने एटम होंगे? तो देखो मोल पता है, मोल से क्या निकालना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो क्या करना पड़ेगा? इनटू एन। तो बताओ जब मैं यहां पे लिखूंगा 5Na, तो वो 5Na क्या होंगे? पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ये पार्टिकल एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे? नंबर ऑफ एटम्स। 5Na क्या लिखूं? नाइट्रोजन के एटम्स या नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल या कुछ भी लिख सकते हैं। हेलो नेक्सस 1, नेक्सस 2, हेलो विष्णु, आवाज आ रही ना आप लोगों को? एक सेकंड, ये उसको आने देना, थोड़ा सा रखने देना बस। और इधर हिल गया, उसको इधर कर लो थोड़ा सा, आप उधर शिफ्ट हो जाओ, बस बस। हाँ भाई, 5Na एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। चलो बहुत ही बढ़िया। तो ये गलत है, ठीक है। सिर्फ नाइट्रोजन लिखा है, सिर्फ नाइट्रोजन, तो हम N2 लेके चलेंगे, क्योंकि सिर्फ नाइट्रोजन बोला है, उसने बताया नहीं कि वो एटम्स हैं मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन तो N2 होती है, उसकी एटॉमिसिटी क्या होती है? 2। दुनिया में नाइट्रोजन किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? N2। तो आपसे बोलता 5 मोल ऑक्सीजन, ये 5 मोल ऑक्सीजन गैस, और कुछ नहीं बोला मैंने, तो भैया ऑक्सीजन गैस तो O2 होती है। तो अब ये क्या होंगे? इसको जब मैं इंटू Na करूंगा तो आपको क्या मिलेंगे? 5Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। क्या मिलेंगे? 5Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। आई होप मुझे आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स बताने की जरूरत है या नहीं है? अगर सर जैसे उन्होंने बोल दिया कि मास ऑफ ऑक्सीजन बता दो, तो O2 लेके चलना पड़ेगा। और क्या? देखो मास में अलग फर्क पड़ता है, मास अभी आप देखोगे, बट आपको नंबर ऑफ क्या निकालने हैं? एटम्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। जैसे मैं अभी समझा रहा हूं, देखते जाओ आप, अभी थोड़ी देर में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब मुझे अगर एटम्स निकालने हैं तो बहुत आसान है। बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 2। तो अगर एक में 2 है तो इतने में कितने होंगे? तो 5Na इंटू 2 यानी 10Na नाइट्रोजन एटम्स। बोलो, बात समझ में आ रही है? अभी अगर मैं यहां पे आपसे बोल देता, थोड़ा चलो अगले पेज पे चलते हैं इस चीज को सीखने के लिए। एक मैंने आपके सामने लिखा 5 मोल नाइट्रोजन, एक मैंने आपके सामने लिखा 5 मोल नाइट्रोजन एटम्स। इन दोनों लाइंस में फर्क है। 5 मोल नाइट्रोजन का मतलब क्या होगा कि आपके पास 5 मोल क्या है? N2। उसको अगर मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएंगे? 5Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। और अगर मुझे इसमें एटम निकालने तो 1 का 2 कर दो, तो 10Na क्या मिल जाएंगे मुझे? नाइट्रोजन एटम्स। समझ में आ रहा है? सेम चीज यहां देखो, 5 मोल नाइट्रोजन एटम्स हैं, इसको अगर मैं इंटू Na करूंगा तो मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाएंगे? 5Na नाइट्रोजन एटम्स। ये फर्क है। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं कि मेरे पास 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन है, तो बताओ नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स के। तो बताओ इसका मतलब क्या हो गया? मेरे पास, सॉरी एक सेकंड गलत लिख दिया मैंने यार,
पूरा लिखना पड़ेगा, नाइट्रोजन। तो बताओ इसका मतलब क्या है, मेरे पास 2 मोल किसके हैं, N या N2? क्यों? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या लिखा है, मॉलिक्यूल्स, तो दैट मीन्स ये 2 मोल किसका होगा, N2 का। अगर मैं अब लिखता 2 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो बताओ ये किसके बराबर होता, 2 मोल N के। तो इनको रटना नहीं है, इनको समझना है आपको ये कवि क्या कहना चाह रहा है। नेक्सस 10 Na ऑफ N2 एटम्स का कोई मतलब नहीं होता। N2 एटम थोड़ी है, N2 तो मॉलिक्यूल है। N एटम्स बोलेंगे, 10 NaN एटम्स। ठीक, तो देखो अभी तक की कहानी हमने सीख लिया कि अगर मुझे किसी के मोल्स पता है तो डिपेंडिंग ऑन कि वो खुद मॉलिक्यूल है या एटम है, मैं उसके अंदर मॉलिक्यूल्स और एटम्स निकाल सकता हूं, है ना। मोल आ गया तो मुझे अगर कुछ और क्वांटिटी दे देगा तो पहले मुझे उससे क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स, है ना। ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है छोटा सा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड number of atoms of each type in 34.2 ग्राम शुगर। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, शुगर और ग्लूकोज का सेम रहता है। आई डोंट नो, यू हैव टू टेल मी। हाँ भाई, शुगर का फॉर्मूला बता दो ऑनलाइन वालों। बताओ, रोज खाते हो, रोज पीते भी हो शुगर, कोल्ड ड्रिंक के फॉर्म में, एनर्जी ड्रिंक के फॉर्म में। नॉई चीनी, चीनी C12, इसका मोलर मास निकाल लो, कितना आता है, 340। ठीक है, अब आपको यहां पर नंबर ऑफ एटम्स भी निकालना है और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। इसका मतलब क्या है, देखो नंबर ऑफ एटम्स बोल दिया तो सारे एटम्स। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोटा शहर में कितने लोग रहते हैं, तो कितने लोग में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब आ गए। लेकिन अलग अलग हो जाए कि महिलाएं कितनी है, बच्चे कितने हैं और बड़े मेल कितने हैं, तो फिर अलग अलग हो जाएगा। सेम कहानी है, ट्राई करो, आंसर दो। वेरी गुड सचिन, C12H22O11 हो गया। 4.5 Na एटम्स ऑफ शुगर। आप जो लिख रहे हो ना सचिन, उसको पढ़ो। 4.5 Na एटम्स ऑफ शुगर नहीं है, शुगर तो खुद एक मॉलिक्यूल है। आपकी लैंग्वेज ही गलत है। अगर आप आंसर ये दे रहे हो कि भाई मेरे, देखो सारा खेल इसी चीज का होता है, 4.5 Na एटम्स ऑफ शुगर। हम जो लाइन लिख रहे हैं क्या हमें उसका मतलब पता है? इतना अपना करना सीख लिया, आपको सब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम के लिए मत पढ़ो कि मेरे को जेई क्लियर करना है, मेरे को नीट क्लियर करना है ना। ये लाइन लिखी है क्या, मैं इसको खुद को समझा सकता हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि हाँ, जब एग्जाम में लाइन आएगी तो आपको खुद को ही समझानी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें क्या गलती है, यहां आप लिख रहे हो एटम्स और ये शुगर क्या होती है, C12H22O11 मॉलिक्यूल, है ना। ये तो ऐसा हो गया मेरे बड़े बेटे की बारात आएगी, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। खैर आ सकती है, आजकल जमाना अलग है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये नहीं हो सकता। ठीक है, 4.5 Na एटम्स ऑफ शुगर का कोई मतलब नहीं है। 4.5 Na टोटल एटम्स आप इसे बोल सकते हो। सचिन मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अलग अलग एटम्स, बिल्कुल सही है। तो आओ देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या दिया गया है, मास। और मास से डायरेक्ट एटम्स नहीं निकलेंगे, पहले क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स। तो हम निकालते हैं मोल्स ऑफ शुगर। तो कैसे निकालोगे, यह एक मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड भी सिखाऊंगा। तो मोल्स ऑफ शुगर क्या हो गया, इसका मास 34.2
डिवाइड बाय इसका मोलर मास, कितने मोल्स आ गया? 0.1। आपके पास शुगर के 0.1 मोल है, फॉर्मूला लिख लो C12H22O11। ठीक है, अभी आप समझदार, आपको ना इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सारा काम हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? मेरे पास 0.1 मोल C12H22O11 है? बताओ ये एटम है या मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल। तो अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एटम मिलेंगे या मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल्स। तो कितना बन जाएगा? 0.1 Na molecules of what? C12H22O11 बन गए? ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, लेकिन मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? नंबर ऑफ एटम। तो एक काम करो, पहले तो अलग अलग निकाल लो। अब बताओ इसमें कितने कार्बन है? एक में तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यही देख लो। एक में कितने हैं? 12। इतने में कितने होंगे? इंटू 12, तो कितने हो गए? 1.2 Na कार्बन एटम्स। दिख रहा है? बताओ एक में कितना हाइड्रोजन है? 22। तो बताओ इतने में कितने होंगे? इंटू 22, कितना आ जाएगा? 2.2 Na। और एक में कितने ऑक्सीजन है? 11। तो बताओ इतने में कितने होंगे? इंटू 11, आंसर आ जाएगा 1.1 Na। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें दूसरा मेथड क्या होता है, आप अगर चाहो तो देखो, मोल्स में भी हम सेम चीज लिख सकते हैं कि ये, चलो अगले पेज पे करवाता हूं, फिर कर लेंगे, इस पे वापस आ जाएंगे। यहां पे देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को यूज करनी आनी चाहिए, आगे अपने काम में भी आएगी और बहुत आसान सी बात है। जैसे मान लो मैं आपके सामने लिखता हूं, मेरे पास एक मोल या एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल मेरे पास है शुगर का C12H22O11। सही है? बताओ इस एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम्स हैं? इसमें 12 कार्बन एटम्स हैं, इसमें 22 क्या है? हाइड्रोजन एटम्स हैं, और इसमें 11 क्या है? ऑक्सीजन एटम्स। बोलो बात समझ में आ रही? अब आप समझो, अगर मैं एक मॉलिक्यूल की जगह Na से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो ये Na मॉलिक्यूल बन जाएंगे। Na मॉलिक्यूल अगर मैं शुगर के ले लूं तो बताओ उसमें कार्बन कितना होगा? 12 Na। बताओ हाइड्रोजन कितना होगा? 22 Na हाइड्रोजन एटम्स, और 11 Na आपके पास क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन एटम्स। क्या ये सही है? अभी आप देखो, Na का मतलब क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर का मतलब क्या होता है? एक मोल। वो तो उसके ट्रांसलेशन है। Na का मतलब क्या है? एक। तो Na मॉलिक्यूल शुगर का मतलब क्या हो गया मेरे पास? एक मोल शुगर, यानी C12H22O11। बोलो है? बताओ 12 Na का मतलब कितना हो गया? 12 मोल कार्बन एटम्स। हुआ ही नहीं हुआ? बताओ इसका मतलब कितना हो गया? 22 मोल हाइड्रोजन एटम्स, और इसका मतलब क्या हो गया? 11 मोल ऑक्सीजन एटम्स। सही है? तो आप ध्यान से देखो, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। एक ये डब्बा देखो और एक ये डब्बा देखो, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? इनको और इनको कंपेयर करो। तो जब एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन थे, तो उसके एक मोल में कार्बन के कितने मोल हैं? 12। एक मॉलिक्यूल में 22 हाइड्रोजन है, तो इसके एक मोल में हाइड्रोजन के मोल्स कितने होंगे? 22। कहने का मतलब यह है कि जितने एक मॉलिक्यूल में एटम्स होंगे, उतने एक मोल में उन एटम्स के मोल होंगे। सही है? Yes, sir. अब आप समझो,
इसका मतलब मैं हमेशा ही लिख सकता हूं एक मोल कोई भी हो, ये नहीं जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर है 1 मोल H3PO4 या एक नहीं, मान लो 4 मोल है, देखो सब बाद में लिख लेना। अब इसका मतलब क्या है कि एक में कितने हाइड्रोजन है? 3। तो बताओ 4 में कितने होंगे? इसमें 12 मोल हाइड्रोजन होंगे। बताओ फास्फोरस कितना होगा? 4 मोल होगा। बताओ ऑक्सीजन कितना होगा? 16 मोल। अब आप समझो, एक बार आपको ऑक्सीजन के मोल मिल गए, मान लो इसके मोल मिल गए, अब मैं इससे क्या क्या निकाल सकता हूं? एक। अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएंगे? 16 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सही है? बताओ ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16। और मोल्स से मास निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? मोल्स से मास निकालना है तो क्या करेंगे? इनटू मोलर मास। क्या करेंगे? तो देखो 16 मोल O इनटू इसका मोलर मास, तो आपको इसमें ऑक्सीजन का मास पता चलेगा। तो 4 मोल H3PO4 में ऑक्सीजन का मास कितना है? इतना। कर सकते हैं? अब देखो सेम कॉन्सेप्ट को हम यहां यूज कर सकते हैं। देखो ये कितना है? 0.1 मोल शुगर। सही है? बताओ एक में कितने कार्बन होंगे? 12। तो बताओ इसमें कितने कार्बन होंगे? इनटू 12 कर दो, 1.2 मोल तो क्या हो गया? कार्बन। बताओ इसमें हाइड्रोजन कितना होगा? 2.2 मोल। और ऑक्सीजन कितना होगा? 1.1। अब बताओ मुझे क्या निकाला इनका नंबर? तो ये कार्बन एटम है, इसको इनटू Na कर दो तो आपको मिल गए 1.2 Na कार्बन एटम्स। ये कितना हो गया इनटू Na करते ही? तो ये हो गया 2.2 Na हाइड्रोजन एटम्स। और ये कितना हो गया इनटू Na करके? 1.1 Na ऑक्सीजन एटम्स। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास सिंपल सा तरीका है, ये भी है, ये भी है, दोनों सेम ही है, दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। आपको जो समझ में आए आप उसको यूज कर सकते हो। कोई डाउट हो तो बता दो, वरना आगे सबको जोड़ दो तो आ गया ना 22 45 हो गया। 4.5 Na। डन है? यस सर। ठीक है जी। ये लिख लो फटाफट। हो गया? यस सर। चलिए, तो अब आपको करने हैं क्वेश्चंस, तो ये करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन पहले क्या ये 1.96 39.2 ग्राम H2SO4। ट्राई करें दोनों क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या है पहले का आंसर? इसका मोलर मास निकाला? 98 आएगा, यस सर। है ना?
तो पहले क्या निकालेंगे इसके मोल्स, तो डिवाइड बाय 98, तो आपको क्या मिल गया 0.4 मोल H2SO4। ठीक है, अब वही दो तरीके हैं, या तो पहले मैं मोल, ये खुद क्या बताओ एटम है या मॉलिक्यूल है, तो इनटू Na करने से पहले इसके मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो एक तरीका तो क्या है कि मैं इसको इनटू Na कर दूं तो मेरे पास 0.4 Na मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, किसके H2SO4 के मिलेंगे। फिर बताओ एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, 4 और 2 6 और 1 7, इंटू 7 कर दो तो 7 4 जा 28, 2.8 Na टोटल एटम्स मिल जाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है? आ गया सर। किसकी? ठीक है, दूसरा मेथड क्या है देखो, है क्या चाबी यहाँ? नहीं है यहाँ पे, तो इधर देख लेने से पड़ी। अब देखो ये मोल है ना, यहाँ गिनो 4 और 1 5 और 2 7, तो भैया एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है 7, तो डायरेक्ट इनटू 7 कर दो, आपको यहाँ पर 2.8 मोल एटम्स मिल जाएंगे, सारे एटम्स। और इसको इनटू Na कर दो, आपको 2.8 Na एटम्स। दोनों मेथड यूज करो अभी आप सीखने के लिए, क्योंकि आगे में कुछ भी काम ले सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी। जैसे मान लो यहां आपको सिर्फ ऑक्सीजन एटम निकालने होते हैं, तो एक में कितने ऑक्सीजन है 4, इतने में कितने होंगे इनटू 4, यानी 1.6 मोल ऑक्सीजन एटम्स हो जाते हैं। और उसको इनटू Na कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 1.6 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 2.8 Na। ठीक है, नेक्सस 1 CuCO3 का मोलर मास क्या है तो निकाल लो। कॉपर का कितना होता है 63.5, तो देखो यहां कितने कॉपर हैं 2, प्लस कार्बन का होता है 12, प्लस 3 ऑक्सीजन का इंटू 16, प्लस ऑक्सीजन होता है 16 और 1 17, तो 2 इंटू 17, तो ये हो गया 127, ये हो गया 60 और ये हो गया 34, ये आ जाएगा 221। कितना आएगा 221। सब कुछ आपको ही कैलकुलेट करना है। अब मुझे इसमें ऑक्सीजन एटम निकालना है, तो भैया देखो इसका मास दिया है, तो मेरे पास है 44.2 ग्राम ऑफ CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। इसको डिवाइड कर दूं इसके मोलर मास से, तो मुझे इसके 0.2 मोल मिल गए। सही है, अब मैं डायरेक्ट करूंगा। बताओ इसमें एक में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको, तो 3 ऑक्सीजन यहां और 2 यहां, इसमें टोटल 5 ऑक्सीजन है इंटू 5 ऑक्सीजन एटम्स, तो 5 टू 10, यानी आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम आ गए। और 1 मोल का मतलब कितना हो गया Na। बोलो समझ में आ रहा है? तो इससे आपको बहुत अच्छे से खेलना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसका क्वेश्चन आएगा, ये आपके कहीं ना कहीं आगे काम में आ सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो। ठीक है, चलो अब थोड़ा चेंज करते हैं, उल्टा करते हैं प्रोसेस को। लिखो हाउ मच ग्राम्स ऑफ CaCO3 will contain 2.4 into 10 to power 23 oxygen atoms। ये आपको बताना है कितने ग्राम CaCO3 में 2.4 into 10 to power 23 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। वेरी गुड विष्णु, सही आंसर है आपका। सबका आंसर 40 ग्राम्स ऑफ CaCO3। यस सर।
चलिए भाई देखते हैं आप लोगों का आंसर आ रहा है 40 ग्राम CaCO3। देखते हैं आंसर सही है या फिर सभी का आंसर ये आ रहा है सही होगा। देखो इसको करने के भी दो तरीके, तीन तरीके मान लो तो नहीं है। एक तरीका तो क्या है कि आप मान लो आपके पास x ग्राम CaCO3 है, तो हम क्या करते हैं, अब तो x ग्राम में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल लेते हैं, तो हमारे हिसाब से कुछ एटम्स आएंगे उनको इसके बराबर कर देंगे। इसके मोल्स कितने हो गए x/100, क्योंकि इसका मोलर मास कितना होता है 100। अब एक में कितने ऑक्सीजन है 3, तो इसमें हो जाएंगे 3x/100 मोल ऑक्सीजन एटम्स, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो हमारे हिसाब से 3x इंटू Na/100 एटम्स होने चाहिए। ये हमारे हिसाब से है। कवि के हिसाब से कितने हैं 2.4 इंटू 10⁻20। तो भैया Na के लिए रख दो 6 इंटू 10⁻23, 23 से गया 23, 6 4 जा कितना होता है 24 होता है। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 400/3, सॉरी इंटू 400 इंटू 0.4 है ना, तो 40/3 आ गई। दिख रहा है क्या? ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 40 डिवाइडेड बाय 3, तो ये इतना CaCO3 होगा, तो 40 तो गलत है। सही ना? क्या कुछ गलती हुई क्या? सर हम लोग सर जैसे सर ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं तो सर यही आ रहा है। अभी करना, दूसरे से भी करेंगे। ये हो गया। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दिए हैं, कितने हैं 2.4 इंटू 10⁻23, इसको डिवाइड कर दो Na से, आपको 0.4 मोल ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये सही है। अब अगर मैं CaCO3 को देखूं तो बताओ 1 मोल CaCO3 में कितने ऑक्सीजन एटम है 3 मोल। सही है। तो अगर 3 में 1 है तो बताओ 1 मोल ऑक्सीजन कितने में होगा, तो 1/3 मोल में। तो भैया आपके पास कितना है 0.4 मोल, तो 0.4 मोल कितने में होगा 0.4/3। सही है। तो 0.4/3 मोल आ गए किसके CaCO3 के। और बताओ मोल से मास निकालने के लिए क्या करते हैं इनटू मोलर मास, तो 40/3 ग्राम। कैसे भी कर लो, आंसर क्या आएगा C। इससे ये ना समझे कि आपको आता नहीं है, ये बना क्वेश्चन दिया इसलिए कि आप गलती करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी ग्राम्स of H3PO4 will contain 1.8 into 1.8 लेते हैं 9 into 10⁻24 हाइड्रोजन एटम्स। बताओ भाई। नेक्सस मेथड 2 आपको भी आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन करो, नहीं आएगा तो उसमें दोबारा कर लेंगे। चलिए भाई 490 ग्राम्स आंसर आ रहा है, देख लेते हैं, मुझे भी नहीं पता आंसर। तो अभी आप देखो मेथड नंबर 1, जरूरत नहीं है वो एक्स वाले अगर नहीं कर रहा हूं, एक से ही करते हैं, अब तो छोटे मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, इसको डिवाइड बाय Na कर लो, इतना तो आप समझते हो।
तो यहां से आपको मिल जाएंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। कितने मिलेंगे बताओ? 15 मोल्स। तो 90/6 यानी 15 मोल। आपके पास 15 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं, है क्या? यस सर। अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं और मेरे पास अगर इस कंपाउंड का 1 मोल होता तो उसमें कितने हाइड्रोजन होते? 3 मोल। सही है? तो रिवर्स अप्रोच पे जाएंगे कि अगर 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल H3PO4 में है तो बताओ 1 मोल हाइड्रोजन कितने में होगा? 1/3 मोल H3PO4 में होगा। तो आपके पास कितना हाइड्रोजन है? 15 मोल। तो आप देखो 15 मोल हाइड्रोजन किसमें होगा? 1/3 इंटू 15, दैट मीन्स आपके पास 5 मोल H3PO4 रहा होगा। और मुझे अगर इसका मास निकालना है तो मोल से मास निकालने के लिए इनटू मोलर मास करते हैं, आंसर आ जाएगा 490 ग्राम। सही है? तो देखो ये हुए नंबर ऑफ एटम्स निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना। तो उल्टा भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको कवर करने के बाद अब हम चल सकते हैं आगे और अब हम बात करेंगे अबाउट कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड चार्ज। तो किसी भी स्पीसी में अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उसका चार्ज निकालना है तो वो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम एक एटम के अंदर निकालना सीखते हैं। तो किसी भी एटम का जब हम सिंबल लिखते हैं तो ऐसा होता है ZXM या A, जो भी आप लिखना चाहो A लिख लेते हैं, चलो क्योंकि बचपन से A ही सीखा है। तो इस ZXA में Z क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर, और A क्या होता है? उसका मास नंबर। और ये मैं आपको लास्ट क्लास सिखा चुका हूं कि मास नंबर, एटॉमिक मास, मोलर मास सबकी वैल्यू क्या होती है? सेम। किसी एटम का मास नंबर अगर 50 है तो उसका एटॉमिक मास 50 AMU होगा और उसका मोलर मास 50 ग्राम होगा। या फिर किसी का मोलर मास 60 ग्राम है तो उसका मास नंबर कितना होगा? 60 होगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको, इसमें 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। मास नंबर, एटॉमिक मास, मोलर मास सबकी वैल्यू क्या होती है? सेम। मतलब सबका अलग अलग होता है लेकिन मैग्नीट्यूड सबका क्या होता है? सेम। अच्छा, ये आप बचपन से पढ़ते आओ कि मास नंबर जो होता है A, वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है। और ये भी आपने पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। कुछ लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, वो गलत है। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम में बराबर होते हैं। तो न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे, लेकिन एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, वो एसेंशियली किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है जी। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग Z से भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी A माइनस Z। तो किसी भी एक गिवन सिंगल एटम में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास है नाइट्रोजन, इसे हम लिखते हैं 7N14। मेरे पास लेट से है कार्बन ले लेते हैं, लिखते हैं 6C12। मेरे पास, अब इनसे मैं आगे बढ़ सकता हूं, मेरे पास N3 माइनस हो सकता है, मेरे पास कोई मॉलिक्यूल हो सकता है लाइक CO2 हो गया, लाइक H2 हो गया, मेरे पास कोई आयन हो सकता है लाइक NO3 माइनस हो गया। तो सबसे पहले मुझे एक मॉलिक्यूल या एक एटम में क्या निकालने आने चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। जो वैल्यू मुझे एक के लिए पता है वो मैं 10 के लिए निकाल सकता हूं। मान लो एक में 5 है तो 10 में कितने होंगे? 50। 100 में कितने होंगे? 500।
1000 में कितने होंगे? 5000। सिंपल सी कहानी है। अगर एक समोसा 20 रुपए का है तो आपके पास जितने समोसे बता दो, मैं बता दूंगा कितने का है। अगर आपके पास 20 समोसे हैं तो 400 रुपए के होंगे, आपके 1000 समोसे हैं तो 20,000 रुपए के होंगे। मुझे क्या दिक्कत है? इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। आपको एक यूनिट की प्राइस पता है, आप जितने यूनिट बता दो मैं आपको पैसे बता दूंगा उसके, है ना। तो सेम यही काम हम करने वाले हैं। यहां पर हम क्या क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे प्रोटॉन्स, हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स, हम निकालेंगे क्या? न्यूट्रॉन्स, और हम निकालेंगे इसके ऊपर चार्ज। ठीक है, तो देखो बंधु, ये है नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7। इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 7। ये न्यूट्रल है या चार्ज इस पर? कुछ लिखा तो न्यूट्रल ही है, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 7। बताओ इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 14 माइनस 7 इज 7। और इसका चार्ज कितना होगा? 0। समझे हीरो? चलो बताओ इसके प्रोटॉन कितने? 6। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने? 6। न्यूट्रॉन्स भी कितने? 6। और चार्ज कितना हो गया? 0। अब आओ यहां, बताओ इसके प्रोटॉन्स कितने? इसके प्रोटॉन सर 7 है ना। तो चार्ज आने से, ड्यू टू चार्ज ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस, चार्ज आने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, तो बताओ इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अब भी कितने होंगे? 7। लेकिन अब अगर ये न्यूट्रल होता तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन -3 का मतलब इसने कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिए? 3। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 10। बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? तो नाइट्रोजन, अब हमको पता है नाइट्रोजन होता है 7 and 14, तो 14 माइनस 7, न्यूट्रॉन्स तो अभी कितने हैं? 7। बताओ इस पे चार्ज कितना? -3 या 3, है ना। तो ध्यान रखें इसके ऊपर चार्ज 3 नहीं है, इसके ऊपर चार्ज कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, यानी 3 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये इसके ऊपर चार्ज 3 का मतलब क्या है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, लेकिन उसका चार्ज किसके बराबर होगा? 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। आप चाहो तो इसको 3e लिख सकते हो। केमिस्ट्री में e का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, विच इज 1.6 × 10⁻19 कूलम्स। सही है? चलो अब बाकी सब में बताओ। अच्छा ये बताता हूं, अब इसमें क्या है? एक से ज्यादा आइटम है तो कोई नहीं, सबके जोड़ दो। बताओ कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 7, 6। और एक ऑक्सीजन में कितना होता है? 8। 16 और 6 22 प्रोटॉन। क्या है? न्यूट्रल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 22। न्यूट्रॉन बताओ, एक कार्बन में कितने न्यूट्रॉन? 12 - 6 6। एक ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन? 8 O 16 8। तो न्यूट्रॉन भी कितने हो गए? 22। चार्ज कितना हो गया? 0। सही है? बाकी दोनों बताओ फटाफट से मुझे। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? हाइड्रोजन का तो बोल के बताओ ऐसे, 8 O 16 ऐसे बोल के बताओ। 1H, अबे 1H2 तो ड्यूटेरियम होता है। हो गया? सर अगर सर किसी को प्लस चार्ज रहा तो उसका चार्ज क्या होगा? सोचो, पहले तो इसमें बताओ। सर 9 वो है सर प्रोटॉन। गलत है, 10 प्रोटॉन है ना, और इलेक्ट्रॉन भी 10। न्यूट्रल है न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 0। 1 - 1। और ऑक्सीजन में हो गए 8, तो ये हो गए 8 न्यूट्रॉन्स। और चार्ज कितना हो गया? 0। नाइट्रोजन NO3-, तो प्रोटॉन 7 इसके, और 24 और 7 31 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 32। और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 31। और चार्ज कितना हो गया? 1.6 × 10⁻19 1e, 1c नहीं। अगर किसी पे प्लस चार्ज आ जाए तो ये लो, अभी ले लेते हैं। बताओ नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 7 और 4 11।
11 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, लेकिन प्लस चार्ज की वजह से एक जा चुका होगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 10। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0, तो न्यूट्रॉन कितने? 7। बताओ चार्ज कितना है इस पे? +1। +1 चार्ज कब आया होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ गया होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर ये +2 होता तो 2 इंटू 1.6 ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है तो फिर ले क्वेश्चन। लो जी, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम N3-। चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लो, न्यूट्रॉन्स में। थ्री इलेक्ट्रॉन्स। सर आपने N3 सही है माइनस। गलत है, नेक्सस आपका आंसर। सर ये चार्ज था 3 माइनस, तो ऐसा N3 माइनस वही तो है, तो N3 माइनस का तो निकालो। N3 सर नहीं है। अच्छा। नाइट्रोजन की 3। हाँ सचिन, ये आंसर सही है। आपका कितना आया? नहीं आया? करो तो फिर, सोचो, लगाओ दिमाग। भाई देखो, आपको ये तो पता है कि अगर आपके पास एक N3 माइनस आयन हो, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब एक में पता है तो दो में कितने होंगे? 20। तीन में कितने होंगे? 30। चार में कितने होंगे? 40। अब आप ये पता करो कि आपके पास कितने N3 माइनस आयन है। ब्रेक डाउन करना सीखो इंफॉर्मेशन को। मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा। बताओ ये क्या है? इसका मास। और आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ आयंस। तो मास से पहले क्या निकालोगे? तो निकालो मोल्स ऑफ N3 माइनस। कैसे निकालोगे? इसका मास डिवाइड बाय इसका मोलर मास। 0.3 मोल N3 माइनस है या नहीं है? यस सर। चार्ज आने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 0.3 मोल इंटू Na कर दो, आपके पास 0.3 Na क्या बन गए? N3 माइनस आयंस। 0.3 Na क्या बन गए? N3 माइनस आयंस। अब बताओ एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक N3 माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ 0.3 Na में कितने होंगे? 3 Na इलेक्ट्रॉन्स। विष्णु, आपको समझ में आ गया आप क्या गलती कर रहे हो? आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स बोला, आपने 3 Na नहीं बोला। नेक्सस के नाम से जो है 4.2e गलत है। आराम से देखो, समझ में आना चाहिए। देखो एक और चीज आप यूज कर सकते हो चाहो तो यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक N3 माइनस आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो अगर मैं इसका 1 मोल ले लूं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो बताओ अगर 1 मोल में 10 मोल है तो 0.3 मोल में कितने हो जाएंगे? इंटू 10, यानी 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा? 3 Na। सही है? यस सर। चल अगला क्वेश्चन। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन पहला 19.2 ग्राम SO4 2-,
दूसरा 16 ग्राम हीलियम और तीसरा 16 यू हीलियम। तीनों का आंसर निकालो, देखते हैं, सोच समझ के करना। चलिए आंसर आया अलग अलग। हाँ भाई, पहले का आंसर तो पहले का आंसर था 5.2 Na 4.8 Na और 4.8 Na प्रोटॉन। इसका 5.2 Na इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड 4.8 Na न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स। इन्होंने क्या कैलकुलेट किया? 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स ऑफ हीलियम। यस सर, वो भी सर। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। तो इसका मोलर मास निकालो, 96 आएगा। तो आपके पास हो गया 0.2 मोल सल्फेट। ठीक है, अब सल्फेट में अगर इलेक्ट्रॉन देखो तो सल्फर होता है 16s32 और ऑक्सीजन होता है 8O16। एक सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन या 16 प्रोटॉन और 4 ऑक्सीजन में 32 प्रोटॉन। 32 + 16 48, तो इसके पास प्रोटॉन है। 48 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन -2 है तो 50 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 26 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 8 26 क्यों होगा? 8 इलेक्ट्रॉन तो 8 4 जा 32। हाँ, तो 32 + 16 कितने हो गए? 48 इलेक्ट्रॉन से तो वो प्रोटॉन से बराबर होता है सर। ये 32 तो मास कर दिया यार मेरा। मैं तो देख देख के दोनों का आंसर के मारा। ऐसे होता है। तो सर हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ में लेके डूबेंगे। इसलिए कहते हैं किसी का आंसर नहीं देखना चाहिए। बहुत ये डिस्कशन कर रहे थे, मेरा बहन भाई। खुद पे भरोसा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहना चाह रहे हो? बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, तो प्रोटॉन्स के बराबर हो गए ना 48 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है इस पे? तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए थे? 48, लेकिन -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे, तो 50 इलेक्ट्रॉन हो गए। दिक्कत क्या है इसमें? अब मास नंबर को ऐड कर देना। मास नंबर को ऐड किया मैंने। 16 + 8 24 होता है। ये SO4 2 माइनस है। एक सल्फर में कितना प्रोटॉन होगा? 8 कहां से होगा भाई? एक ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन होगा? कितने ऑक्सीजन है? 48। यस सर। अब देखो, इसके 0.2 मोल है, मतलब इसके 0.2 Na हो गए। यस सर। तो 0.2 Na में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? इनटू 0.2 Na, यानी 9.6 Na। हो जाएगा 10। बिल्कुल, इसमें हो जाएंगे 100 Na, नहीं 10 Na। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ भाई, इधर ऑनलाइन वालों किसी का आया क्या? 6.6/5। मैं अपने आप को देखा था, कहां गलती कर रहा हूं, कहां देख रहा हूं। ये तो 50 बोल रहे थे। हां यार, तू बार-बार बेस्ट कर रहा हूं, बेस्ट कर लेते। अभी देखो, इन दोनों क्वेश्चन को समझो, इनमें क्या डिफरेंस है। यहां 16 ग्राम क्या है? हीलियम। और यहां 16 यू क्या है? हीलियम। दोनों में बहुत फर्क है। ये यू और एमयू है। यस सर। 16 यू का मतलब क्या होता है? एक हीलियम का मास कितना होता है? 4 यू। तो बताओ 16 यू में कितने हीलियम होंगे? यस सर। तो यहां पे भी कुछ लोग क्या करते हैं? Na से डिवाइड कर देंगे। यस सर। Na से डिवाइड, सॉरी Na बोल रहा हूं, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे 4 से। मोलर मास से डिवाइड तब करते जब मास किस में दिया गया हो? ग्राम में। एएमयू में तो मास, एएमयू जब कब यूज करते हैं? 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम का मास लगाओ। तो 16 यू हीलियम का मतलब क्या है? कि मेरे पास 4 एटम्स ऑफ हीलियम है। अब आप देखो, अगर मेरे पास एक हीलियम एटम हो तो उसमें 4 प्रोटॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बताओ 4 एटम्स ऑफ हीलियम में प्रोटॉन कितने होंगे? इंटू 4 प्रोटॉन यानी 16 प्रोटॉन, और इंटू 4 इलेक्ट्रॉन यानी 16 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, सब ऐसे बता दोगे कैसा? वो नंबर ऑफ मोल्स निकाल के ऐसे। किसमें?
सर 16 U दिया है सर। इसमें नंबर ऑफ मोल निकलेंगे नहीं ना। उसको सर 16 by Na ग्राम में कर दिया। हाँ एंड सर उसको सर नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूले में रख दिया। रख दो, तो सर तो रखो 4 by Na मोल्स आ रहे हैं। और फिर सर उसके बाद क्या करें? मोल से क्या निकालोगे? सर मोल से सर उसके मोल्स निकालेंगे इलेक्ट्रॉन। निकालो। सर वही तो नहीं निकल रहा सर, वहीं पर तो अटक गए, पता नहीं। एक हीलियम में कितने हैं? 4। हाँ सर। तो एक मोल में कितने होंगे? 4 मोल। तो इतने मोल में कितने होंगे? इनटू 4। यस सर। तो करो इनटू 4। 16 में आएंगे। कितने आएंगे? 170। जो बोल रहे हो उसको लिखो तभी दिखेगा। भाई आपने क्या किया ना, इसको एक यू को लिख दिया 16 by 1 by Na ग्राम, फिर डिवाइड कर दिया हीलियम के मोलर मास से, तो आपको 4 by Na मोल हीलियम के मिल गए। अब यहां से एक काम कर दो, इनटू Na कर दो, तो आपको 4 एटम मिल गए हीलियम के। यही पहुंच गया वापस से। तो ये काम करने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट ही पता लग जाएगा कि 16 यू है मतलब 4 हीलियम एटम। जैसे मान लो मेरे पास ऑक्सीजन एटम है, मैं बोलूं मेरे पास 96 यू है ऑक्सीजन एटम के, तो 96 यू ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या हो गया? एक ऑक्सीजन होता है 16, 6 ऑक्सीजन एटम हो गए मेरे पास। तो जब यू में मास दिया हो तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने की जरूरत, डायरेक्ट आपको क्या मिल जाते हैं? नंबर ऑफ एटम्स। तो ध्यान रखना, इसको हाईलाइट करना, एक क्वेश्चन इसीलिए करवाया मैंने। एकदम से क्या हो गया? ठीक है, ओके। ये देखो अब ये किसमें दिया है? इसमें ये फर्क है, ये ग्राम में और ये यू। तो ग्राम में दिया है तो डिवाइड बाय 4 करो, तो पहले आपको क्या मिलेगा? 4 मोल हीलियम। 4 मोल हीलियम का मतलब कितना हो गया? 4 Na हीलियम एटम्स। अब एक में कितने प्रोटॉन है? 4, तो ये जाएगा 16 Na प्रोटॉन्स, और इनटू 4 इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 16 Na इलेक्ट्रॉन्स। क्या हुआ? इनका आंसर सुन के अरे इससे समझ गए। मैंने इससे वो पूछा था अपना ये मास, उसी में गलत, सॉरी वो क्या पूछा था? मास का पूछा था ना, उसी में गलत हो गया। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ये 9.5 Na कहां से आ गया विष्णु आपका? 9.5 Na किसका दे दिया आपने आंसर? ठीक है जी, बढ़िया है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज का, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास मोल्स दूसरे से निकालना सीखेंगे। ये वाला करो अब आप। हाउ मच चार्ज will be present on 10.8 gram Al3 plus ions। सोच समझ के करना ना, फिर गलत करोगे। 0.4 Na इंटू 3 इलेक्ट्रॉन, 1.2 Na। एक आंसर आया भाई 1.2 Na। कर लिया सबने आंसर? चलिए देखो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27। तो पहले आप निकालो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन। कैसे निकालोगे? 10.8 डिवाइडेड बाय 27। 27 नहीं यार, हाँ 0.4 मोल। और ये एक ही आयन है, इसको N2Na कर दो, तो आपके पास 0.4 Na आयंस हो जाएंगे किसके? Al3+। बोलो इतना समझ में आता है? ठीक है। अब आप समझो कि अगर मैं एक Al3+ आयन को देखूं तो बताओ चार्ज ऑन 1 Al3+ कितना है? 3e या 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो भैया एक पर इतना है, तो इतने पर कितना होगा?
0.4 Na इंटू 3e, या फिर 0.4 यहाँ Na की भी वैल्यू रखो, 6 इंटू 10⁻23 इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। सही है? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो वेरी गुड सचिन, नहीं विष्णु, और नेक्स्ट शायद विष्णु ही है, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सचिन का आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा, हो सकता है आपने बिल्कुल सही दिया हो क्योंकि कैलकुलेशन है इसके अंदर। अब तो ये कैलकुलेट कर लो, जिसने ये किया है उसका आंसर सही है। समझ पा रहे हैं? यस सर। तो ये बेसिक नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स निकालना आना चाहिए, क्योंकि इनके डायरेक्ट क्वेश्चन पहले आया करते तो नहीं आते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी क्वेश्चन में आगे चल के काम में आ सकते हैं। तो जो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है वो आपके फंडामेंटल्स क्रिएट करता है, वहां की चीजें आपके आगे चैप्टर में काम में आएंगी। ऑल्दो डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज अपन यहीं तक कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हम सीखेंगे एसटीपी, एनटीपी जो वर्ड होता है उसको, फिर मोल के तीनों फॉर्मूलों को कंबाइन करेंगे, फिर परसेंटेज, एटॉमिक परसेंटेज, कॉम्पोजिशन, इस सब पे मूव करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक पीएसएस मिलेगी, वो पीएसएस आपको सॉल्व करनी है, ठीक है ना? तो आज ही मिलेगी वो। तो आप लोगों को आज दिन में आना है, 3 से लेकर 6 बजे तक बैठ के आप तीनों सब्जेक्ट की एक पीएसएस मिलेगी, वो सॉल्व करोगे और शाम को फिर उसको अपन डाउट डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जीएमपी है, ठीक है? जीएमपी क्या होता है? ये होती है आपकी गाइडेड मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, जैसे अपन चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, हम आपको टॉपिक वाइज जो आपने आज पढ़ा है उनके क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने कुछ क्वेश्चन सही किए, कुछ क्वेश्चन गलत किए, तो ऐसे आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको आज के आज ही उनको सॉल्व करना है, आज ही उनका डाउट डिस्कस करना, खत्म कर देना है, कल के लिए नहीं बचना चाहिए। मतलब हमारा कुछ भी पेंडिंग था जिसको आप बैकलॉग बोलते हो, तो हम बैकलॉग क्रिएट ना हो हमारी तरफ से, चाहे हो जाए, हम तो टीचर, हम तो 2 दिन में एक साथ भी डिस्कस करते हैं, पर आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, पाकिस्तान से इंडिया पे अटैक कर दे, चाहे धरती आसमान से मिल जाए, लेकिन आज की पीसेस आज खत्म ही करनी है अपने। अगर आपने इतना सा काम कर लिया तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। बहुत सिंपल है सिलेक्शन, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल काम करने होते हैं। कंसिस्टेंटली रोज का काम रोज करना होता है, सब्जेक्ट भी आ जाएगा, नंबर भी आएंगे और सिलेक्ट भी हो जाओगे। दिक्कत का बात है हम 4-5 दिन का काम एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसके पीछे भागते हैं, वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। इसलिए आपको जब भी जिस दिन जो पीएसएस मिले वो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है? चलो, थैंक यू।